चलिए शुरू करें। वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके थे, क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, क्या होता है और एक्सेस वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्या होता है। और अगर आपको हायर रिस्क लेते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, अगर आप रिस्क कम लेते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी के लो होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी और हमने लास्ट क्लास को वहां पे रोका था जहां पे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड, यानी कि इसका मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल जो आप दे रहे हैं वो पूरी एडिक्वेट है या नहीं है, तो उसी को एस्टिमेट करना। ठीक है, अनुमान लगाना कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स में कुछ उनके बोरोवर की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मेथड्स है। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? तो पहला वाला मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल के मेथड के बारे में हमने बात करी थी कि रॉ मटेरियल से लेकर के सेल, इसमें जो भी डेज लगते हैं उन डेज से 360 को डिवाइड करते हैं तो उतने आपके साइकिल निकल आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिमिट करते हैं। सेकंड है द प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल मेथड। अब प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग का मतलब है कि आमतौर पर जितनी भी सीसी लिमिट सैंक्शन होती हैं उन सब सीसी लिमिट्स में नेक्स्ट के प्रोजेक्शंस होते हैं कि हम सीसी लिमिट क्यों ले रहे हैं। हम सीसी लिमिट इसलिए ले रहे हैं कि अगर हम सीसी लिमिट लेंगे तो हमारा टर्नओवर इतना परसेंट या इतने अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या है, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल मेथड, तो उसमें प्रोजेक्टेड मेथड यूज किया जाता है। और है प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड और थर्ड है कैश बजट मेथड। तो अगर ये बात करें तो जनरली जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के होते हैं 4 मेथड है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा मेथड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट के लिए नहीं होता। ठीक है, और ये जो भी दीज मेथड्स रिक्वायर द प्रिपरेशन ऑफ, इन मेथड्स में क्या क्या चीजें हैं। एक तो प्रोजेक्टेड, जहां भी प्रोजेक्टेड वर्ड आ गया तो प्रोजेक्टेड का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर में, नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हुआ। कई बार क्या हो, नेक्स्ट 10 ईयर का प्लान होता है तो हर ईयर में आने कमिंग ईयर में क्या है ये करता। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश बजट मेथड। ये तीनों आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आप इनमें जो ऊपर के जो प्रोसेस है उसमें आप काम कर सकते हैं। इट मस्ट बी emphasized दैट द असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ए फर्म मस्ट बी preceded by the detailed appraisal of the past and future viability of the firm। तो सिंपल सी बात है कि आप पास्ट में वो कंपनी क्या कर रही थी, आगे क्या करेगी, उसको दे। तो सबसे पहले इसमें कवर किया गया ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितना टाइम उसको लग रहा है अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने के। ठीक है, इफ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल ऑन क्रेडिट, तो कई बार क्या होता है कि जो आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो आपको क्रेडिट में मिल जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा अगर क्रेडिट में मिल रहा है तो आपको बैंक में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको उधार दे रखा है, तो बैंक पे के पास क्यों आ रहे हैं आप। ठीक है, देन बैंक फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड ओनली दैट पोर्शन द रॉ मटेरियल विच रिप्रेजेंट फुल्ली पेड परचेज। समझ में आ गई बात। तो आपका क्या है कि रॉ मटेरियल में से जो क्रेडिट में मिल उसको माइनस करके ही बैंक जो है रेस्ट अमाउंट पे ही बैंक कंसीडर करता है। इफ एडवांस पेमेंट आर रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर ओनली दैट पार्ट ऑफ द फिनिश गुड नेट ऑफ द एडवांस पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अब देखिए इसमें भी देखिएगा कई बार क्या होता है कि जो आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसका भी एडवांस पेमेंट आपको मिल गया। इफ एडवांस पेमेंट आर रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर only that part of the finished good net of the, या लिखा नेट ऑफ द एडवांस पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड बैंक क्रेडिट। तो सपोज कीजिए कि आपने 10 लाख का रॉ मटेरियल लिया, 10 लाख का रॉ मटेरियल लिया, उसमें से उसने 2 लाख का क्रेडिट दे दिया, तो बैंक किस किस अमाउंट पे वर्क करेगा, 8 लाख पे। अब इसके अगेंस्ट में आपको 4 लाख का एडवांस पेमेंट मिल गया, तो बैंक केवल 4 लाख पे प्रोसेस करेगा, क्योंकि कुछ क्रेडिट आपको सेलर ने दे जिससे आपने परचेस करके लाए थे वो, और कुछ क्रेडिट आप कुछ एडवांस पेमेंट आपको बायर ने कर दिया। ये बात आपको समझ में आई? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो देखिए,
सिंपल पहले हम ये देखते हैं कि किसी एक प्रोसेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 10 लाख रुपीज, बाकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी वर्कर रखते हैं उन वर्कर से बोलते हैं जब सेल्स आएंगी तभी हम आपको सैलरी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप 2 महीने बाद देते हैं। मतलब कहने का मतलब पूरा ये जो 10 लाख रुपए है हम इसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मान लेते हैं। अब जब आप रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 10 लाख रुपीस बैंक के पास आएंगे तो बैंक ये पूछेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो रॉ मटेरियल में से कुछ उधार खरीद लिया हो। यानी जो सप्लायर है उसने आपको कहा कि ठीक है आप जो है 2 लाख रुपए का मैं क्रेडिट देता हूं, यानी 8 लाख रुपए दे दो मेरे को, तो आप वो माइनस कर लेंगे, तो यानी कि 8 लाख उसकी डिमांड आ गई। अब 8 लाख में से भी जिसके लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके लिए आप आइटम बना रहे हैं, उसने कहा मुझसे आप 4 लाख रुपीज एडवांस ले लीजिए। अगर 4 लाख रुपीज एडवांस वहां से आ गया तो इसका मतलब आपको नेट रिक्वायरमेंट 4 लाख की रहेगी, तो बैंक जो आपका हेल्प करेगा वो केवल 4 लाख की करेगा। ठीक है। Borrower in small and medium enterprise segment faces a problem collecting dues from their customer, particular from the corporate sector। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट पूछ रहा हूं कि MSMED एक्ट जो है, MSME डेवलपमेंट एक्ट जो है, MSME एक्ट में अगर कोई MSME यूनिट है वो किसी सप्लायर को कुछ पेमेंट करती है, कॉर्पोरेट को कोई पेमेंट करती है और वो उसका पेमेंट टाइम से नहीं देता है तो पेनल्टी लगती है उसमें। क्योंकि जो बड़े सप्लायर होते हैं, छोटे सप्लायर की प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े सप्लायर को मना नहीं करता हो और बड़ा सप्लायर उसको पेमेंट देने के लिए लटकाता रहता है। तो उसमें इस एक्ट में बहुत अच्छा प्रोविजन किया हुआ है, पेनलाइज इंटरेस्ट देना पड़ता है उसको अगर वो 45 डेज में पेमेंट नहीं करता है तो। In order to provide a relief to borrower who face a situation, bank as part of their loan policy decided। अब बैंकों ने उनके लिए क्या लोन पॉलिसी डिसाइड करी है, तो उसने बोला है जब भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप एसेस करेंगे, क्रेडिटर विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्टॉक। जब भी वर्किंग कैपिटल वो करेंगे तो क्रेडिटर विल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्टॉक, तो जो भी उसके पास स्टॉक है उस स्टॉक के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करेंगे आप। सेकंड पॉइंट है द बोरोवर विल सबमिट डिटेल्स एज वाइज लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स एज वेल द स्टॉक स्टेटमेंट। इन दोनों का रीजन क्या है कि जो भी आपका बोरोवर है वो कितना मनी उधार ला के प्रोसेस कर रहा है और कितने का एडवांस पेमेंट उस पर आ चुका है, जो अभी हमने पीछे एक्सरसाइज करी, उन सबको एडजस्ट करेगा। Only those debtors will be considered who are outstanding for less than the period specified up to 180 days maximum for the case to case basis। तो वो केवल उन डेटर को कंसीडर करना है जिनसे जो है ये जो पीरियड है वो 180 डेज का मैक्सिमम है, यानी 180 डेज तक के जो डेटर हैं उनको ही इस असेसमेंट में यूज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। The total outstanding creditor will be netted from the total outstanding eligible debtor. If creditors are in excess, the excess portion will be deducted from the value of stock। अब यहां पे देखिएगा जरा, सपोज किसी के पास 80 लाख का स्टॉक है, उस 80 लाख में उसने 10 लाख क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो आप ये 10 लाख हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक जो है इस क्रेडिटर ने, जो सप्लायर है उसका चार्ज लगा हुआ है, तो कितने पे बैंक कंसीडर करेगा? 70 लाख। जो अभी हमने एग्जांपल बताया सेम वही एग्जांपल है। ठीक। द बोरोवर विल हैव टू हाइपोथिकेट हिज एंटायर बुक डेट टू द बैंक। तो बोरोवर को जो भी उसके बुकों में लेनदारियां हैं बेसिकली, यानी अगर वो किसी को उधार सामान बेचता है तो उसका पैसा उसके पास आएगा फ्यूचर में, तो वो जो जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को बोला गया है कि बैंक के फेवर में हाइपोथिकेट होंगी, यानी इसका जब भी पेमेंट आएगा तो वो बैंक के वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट में आ जाएगा। द बैंक विल नॉट फाइनेंस द बोरोवर्स बुक डेट्स इफ क्रेडिटर एक्सीड द डेटर।
तो कई बार क्या होता है, देखिए सब इसको एग्जांपल सुनिए, बुक डेट पे उसे 20 लाख रुपीस तो लेने हैं और 60 लाख रुपीस देने हैं, 60 लाख रुपीस देने हैं और 20 लाख रुपीस लेने हैं। तो क्योंकि उसे देने जाना है तो इस वाले अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो ऑपरेटिंग साइकिल का एग्जांपल था हमने लास्ट क्लास में भी किया था, इसमें एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में उसको कितने दिन लग रहे हैं? 30 डे लग रहे हैं, 30 डेज, 30 डे यहां लग गए। फिर उसको प्रोसेस करने में लग गए कितने दिन? 15। एग्जाम्पल और है, एक और है एवरेज टाइम, और वो फिनिश्ड गुड होने के बाद अपने स्टोर में रखता है। फिर उसके बाद जब वो सेल करता है तो उसको 30 डे लगते हैं, ठीक। और उसके बाद जो टोटल इन्होंने ऐड किया तो कितना हो गया? टोटल 90 डे आ गया। तो वही अगेन आएगा, ये जो 4 आया कैसे आया? 360/90 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसने पूरा पर एनम का दिया हुआ देख लीजिए, तो पर एनम का 60 लाख दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? 60 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15 लाख। तो एक ऑपरेटिंग में उसको इतना रिक्वायर। टोटल टर्नओवर कितना है उसका? 70 लाख रुपये। ये 70 लाख रुपए टर्नओवर है, और जो वर्किंग कैपिटल है उसका ये यहां निकाल रखा है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसकी कितनी हो जाएगी? 15 लाख। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था तो 400 लाख आई थी, ठीक। तो ये क्या है? एक सिंपल एग्जांपल है किस चीज का? ऑपरेटिंग साइकिल का। दूसरा आता है प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल। दूसरा क्या है? प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होता है? द मार्जिन रिक्वायरमेंट हैव टू बी मेट बाय द बोरोवर। अब इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 10 लाख का वो परचेज करना चाहता है और उसमें बैंक ने कहा कि 20% मार्जिन है, तो -2 यानी बैंक केवल 8 लाख के बारे में बात करेगा, ठीक है। The projected net working capital, if higher than the current level maintained by the borrower, would be built up progressively with the growth in production, sales and profit। यानी इसने बोला हुआ है कि जो भी वो कर रहा है उसके लिए प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ भी होनी चाहिए। Therefore, during the initial stage in the current year, the net working capital would generally be lower than the assessed। तो शुरू में नेट वर्किंग कैपिटल उसकी कम हो सकती है, and such circumstances the borrower may not be able to maintain। तो आपको ये पता है कि ये जो है, ये कई बार क्वेश्चन आता है करंट रेशियो वाला। करंट रेशियो 1.25 से लेके 1.33 तक एक्सेप्ट किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है याला कि करंट रेशियो जो है वर्किंग कैपिटल एडवांसेस में कितना मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ऑन द मेरिट ऑफ ईच केसेस बैंक, तो वो बैंक अपने अपने एक्टिविटी के हिसाब से उसको वो करता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, कुछ अल्टरनेटिव्स निकाले हुए बैंक ने, कौन कौन से और पॉइंट को कंसीडर करता है। तो पहला पॉइंट क्या है? रिलीज द एसएस लिमिट क्रेडिट ऑन द बोरोवर्स अंडरटेकिंग टू ऑगमेंट द एनडब्ल्यूसी टू द रिक्वायर्ड लेवल विद इन टाइम पीरियड 2 क्वार्टर। तो अगर उसका ये उससे कम है, लेस है, अगर उसका ये लेस है 1.25 से लेकर के 1.33 स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर 1.25 से कम है तो उसको 2 क्वार्टर का टाइम देते हैं। कहते हैं कि अभी आप 2 क्वार्टर तक के लिए आपको टाइम दिया रहा, आप मेंटेन कर ले, प्रोवाइडेड द बोरोवर मेंटेन ए करंट। लेकिन इससे नीचे तो बिल्कुल अलाउड नहीं किया था। कितना? 1.17 था। ये क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आ गया है। In the maintenance, in the meantime, the borrower brings the short-term funds from the other sources meantime। तो कहीं से भी क्या करता है बोरोवर? इन फंड्स को अवेलेबल करता है। रिलीज ए टेम्परेरी लिमिट इक्विवेलेंट टू द शॉर्टफॉल ऑफ द, और जितना उसको शॉर्टफॉल हुआ था नेट वर्किंग कैपिटल के लिए, तो उसको एक टेम्परेरी लिमिट दे दी जाती है, से 1 क्वार्टर। इन एडिशन टू द ड्यूली एसेस लिमिट, in this case the short term loan from the bank in the lieu of the market borrowing that the borrower had to raise as the other alternative। तो वहां पर वो क्या है, कई बार क्या कहता है, मार्केट बोरोविंग होता है ना, बाजार से भी वो पैसा उठा लेता है कई बार, तो उसके लिए क्या है, इसके मार्केट बोरोविंग की जगह बैंक उनको ये हेल्प कर देता है।
Here again the borrower has to maintain a lower current ratio कितना, but restore the receipt within the, तो जब भी बात आएगी कितने दिनों में रिस्टोर करना है उसे, ये जो 1.33 वाला है 2 क्वार्टर में उसे रिस्टोर कर देना है, ठीक। तो ये था नेट वर्किंग कैपिटल वाला। अब आ गया प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड। ये जो है सबसे एक आसान मेथड है, जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है सबसे इजीएस्ट मेथड में आता है। उसमें क्या है, बैंक एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन आरबीआई गाइडलाइन एसेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दो विलेज इंडस्ट्रीज। कहाँ पे है, एक तो विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, टीनी इंडस्ट्री है, एसएसआई यूनिट है या ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स में आपके सिंपल जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो आते हैं, और जिनको भी फंड बेस्ड लिमिट अप टू 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन यहाँ पक्का आपका है कि टर्नओवर मेथड कौन कितने करोड़ तक की लिमिट्स के लिए, ये कितने करोड़ तक की लिमिट्स के लिए टर्नओवर मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ अप टू 5 करोड़ बाय द टर्नओवर मेथड। 5 करोड़ के टर्नओवर तक के केसेस में वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड यूज किया जाता है। अब इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं देखिए इसमें, 20% स्टेट अवे। स्टेट अवे कितना है, 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रॉस सेल्स टर्नओवर में बी कंसीडर, पहला पॉइंट है। दूसरा, इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट मिनिमम मार्जिन सपोर्ट फॉर द वर्किंग कैपिटल नीड द बोरोवर 5% जो है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्जिन देना पड़ेगा, 5% अपना मार्जिन देना पड़ेगा। तो एक तरह से आप ये मानिए कि 5 करोड़ का है तो बैंक तो कहता है भाई 20%, और बोरोवर को कितना लगाना है 5%। तो इस तरह ये 25% का लगभग इसमें वो माना जाता है कि उसको वर्किंग कैपिटल का काम, मतलब उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी होगी। बैंक फाइनेंस 20% करेगा, 5% उसको लगाना पड़ेगा। गाइडलाइन ऑफ टर्नओवर मेथड इज फ्रेम्ड एज्यूमिंग एन एवरेज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 3 मंथ। अगर इसने एग्जांपल दे दिया कि 3 मंथ का एक ऑपरेटिंग, द बोरोवर शुड ब्रिंग द प्रोपोर्शनेटली हायर स्टेक इन द रिलेशन टू हिज रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक फाइनेंस। तो ये माना गया है कि जो बोरोवर हमेशा अपना ज्यादा स्टेक रखे, तो आप ये देखिए कि बैंक ने केवल 20% दिया, तो बाकी अरेंजमेंट एक तरह से ये माना जा रहा है कि उसने खुद ही अरेंज किया। तो बैंक जो उस खुद का स्टेक होता है उसको ज्यादा लेना होता है। ड्रॉइंग पावर कैलकुलेटेड ऑन द स्टॉक स्टेटमेंट बेसिस। अनपेड स्टॉक आर नॉट टू बी फाइनेंस। जैसे मैंने बोला था कि ऐसा स्टॉक जिसका उसने पेमेंट दिया नहीं है, या हम ये कह सकते हैं उसने क्रेडिट पे स्टॉक लिया हुआ है, तो जो क्रेडिट पे स्टॉक लिया हुआ है उस स्टॉक के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ये दिया हुआ, देखो बहुत क्लियर, आपको इसमें आसानी से हो जाएगा, इसको जरा ध्यान रखिए कैसे है। देखो प्रोजेक्टेड टर्नओवर की सेल्स कितनी है उसकी 10 लाख, तो हमने बोला ये 25%, 25%, 25% कितना, इतना, जिसमें से 5% ये इतना। तो बैंक जो फाइनेंस करेगा वो बैंक फाइनेंस 2 लाख करेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टू बी फंडेड बाय द बैंक 2 लाख, ये इसमें मिस्टेक है, 2 लाख, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड में। अब इसमें ये जितने अभी 2-3 क्वेश्चन हुए हैं ना, 2-3 मार्क्स कहीं पे भी सीधे सीधे आ जाएंगे। आपका जो पेपर है रिटेल का सीआईबी वाला उसमें, और ये इसके क्वेश्चन एबीएम में और बीएफएम में दोनों पूछ लेता है। एबीएम में इसलिए पूछता है क्योंकि पूरा आपका जो क्रेडिट मॉड्यूल है उसमें से पूछ लेता है। अब इसमें देखो प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड to be financed as working capital requirement which is 80% by the bank borrowing and 20% by the bank margin। तो ये जो 25% है ये तो है एसेस्ड, क्या है, एसेस्ड वर्किंग कैपिटल। इस 25% के 2 टुकड़े कर लीजिए, 20% बैंक और 5% आपका वहां से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल बात, और देख लीजिए। तो इसमें देखिए उसमें क्वेश्चन में किया हुआ उसने एग्जाम्पल के फॉर्म में किया हुआ। सबसे पहले उसका टर्नओवर कितना है 120 लाख का, तो ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 25%, इसमें से 6 तो है बोरोवर का है, 24 इसका है, ठीक है। अब देखना इधर सुनिएगा जरा कि रिक्वायरमेंट बैंक फाइनेंस की कितनी आ रही है
24 आ रही है, लेकिन उसकी नेट वर्किंग कैपिटल जो अवेलेबल है कितनी है उसके पास, 5 है, और मार्जिन कितना है, 6 है। तो लिमिट परमिसिबल कितनी होगी, देखना ध्यान से रहा, बी माइनस एफ। बी माइनस एफ देख लो कि जितने वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उसमें से उसके पास अगर मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 6। अगर ये 8 होता, अगर ये 8 होता तो आंसर बताइए जरा आप लोग। अगर नेट वर्किंग कैपिटल उसके पास 8 लाख की अवेलेबल होती तो उसे आप कितना फाइनेंस करते? 22 सर, 22। बिल्कुल 22। अगर किसी भी कंडीशन में ये वर्किंग कैपिटल उसके पास ज्यादा होती है तो आप ये मान लीजिए कि उसके पास उतना मनी है, तो आप 30 माइनस 8 करते, तब उसे फाइनेंस कितना करते, 22 करते। क्योंकि 6 तो उसे लगाना ही लगाना है, लेकिन उसके पास और एक्स्ट्रा है, तो आप 8 मान लेंगे कि उसके पास है, जिसमें से 6 उसका मार्जिन भी आ जाएगा। तो आप ध्यान रखने ना इन दोनों पॉइंट्स पे, विच एवरेज हायर लेते हैं, विच एवरेज हायर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैपिटल को क्या मतलब समझे, व्हाट इज एनडब्ल्यूसी, मतलब इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जब उसके पास डेटर क्रेडिटर सब हिसाब लगा के देखते हैं, उसके पास हाँ। कुछ मनी अपने पास सरप्लस पड़ी हुई है। देखो ओके। सुनिए बात को, ये जो है ये तो उसका प्रोजेक्शन है कि मैं इस बार इतने की सेल्स करूंगा। ये है थंब रूल कि 30% वर्किंग कैपिटल की उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 8 उसके पास है। अगर 8 उसके पास है तो बैंक फाइनेंस इस 8 के अगेंस्ट में फाइनेंस नहीं करेगा, बैंक ये फाइनेंस करेगा कैलकुलेट रेस्ट कैसे ऑफ द करेंगे अमाउंट। सर, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, कोई रूल वो है, नियम इसका? नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का रूल, हाँ। ये जब रेशियो पढ़ाएंगे ना मैडम, अच्छा तब आएगा ना। उसमें कई सारे आइटम आते हैं। करंट एसेट है, करंट एसेट में कौन सी है, सेल्स रिसीवेबल्स हैं, आपको कितना रिटर्न हुआ, ये सब चीजें, कई सारी चीजें होती हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए, इन दोनों पॉइंटों पे मैं गौर कर रहा हूं अभी, कि नेट वर्किंग कैपिटल या जो मार्जिन रिक्वायर्ड है बैंक को, इसमें से जो भी ज्यादा होगा वो आप इस 30 में से माइनस करके ही आप उसको उतने की लिमिट सैंक्शन करेंगे। उसकी एलिजिबिलिटी 24 की है, लेकिन आप फाइनेंस 22 करेंगे, क्योंकि उसके जेब में कहीं पे करंट एसेट में फॉर्म पड़ा हुआ, किसी अकाउंट में पड़े हुए पैसे उसके पास। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट आ गया है कैश बजट सिस्टम। कैश बजट सिस्टम, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्ड टू वर्ड हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होता है कैश बजट। तो क्या है, द करंट लोन पॉलिसीज of most bank state that the assessment of the working capital need of borrower who enjoy the required fund based limit excess of 10 crore। तो ये एक क्वेश्चन आ गया कि फंड बेस्ड लिमिट जिसको 10 करोड़ से ऊपर रिक्वायर्ड होती है, वन क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैश बजट मेथड में अधिकतर जो 10 करोड़ से ज्यादा की यूनिट होती हैं उसमें देखते हैं, और कैश बजट में पूरा उसका जितना ट्रांजेक्शन आ रहा है और जा रहा है, यानी कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग के एडजस्टमेंट के बाद बनती है। ठीक है, A cash budget is a statement of cash receipt। अभी मैंने बोला था ना, रिसीट और पेमेंट का प्लस माइनस, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। ठीक है, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कैश फ्लो। ये ध्यान रखना, कैश फ्लो और कैश बजट में फर्क है। इन एज मच एज द लेटर डील्स, लेटर का मतलब बाद वाला, लेटर का मतलब ये वाला, डील्स बोथ कैश एंड नॉन कैश फंड। अब इधर को सुनिएगा जरा, कैश बजट में जितना रियलाइज अमाउंट होता है उसके बारे में बात करी जाती है। ठीक है, और कैश फ्लो में जो अनरियलाइज अमाउंट होता है, जो क्रेडिट पे भी आपने दे दिया, उस पे भी चर्चा की जाती है। बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर सर ना? नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, चलो मैं क्लियर करता हूँ, इधर देखिएगा आप लोग।
एक है कैश बजट और एक है कैश फ्लो। कैश फ्लो only realized and unrealized। बोथ। अब मैं और इसको एलोबरेट करता हूं आपको। सपोज कीजिए सेल्स करी 40 लाख की, ठीक है। इसमें से 20 लाख पेड और 20 लाख अनपेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर करिए कैश फ्लो कितने का हुआ। 20 लाख सर। 20 लाख। 20 लाख सर। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ कि कैश फ्लो की जब बात होगी तो बोथ है। आप लोग आंसर गलत दे रहे हैं। देखिए, बोथ का मतलब दोनों को आपको ऐड कर, रियलाइज अनरियलाइज्ड। मैंने पूछा कैश फ्लो, कैश फ्लो की अगर बात आएगी तो बोथ लेंगे, और कैश बजट की बात आएगी तो केवल ये लेंगे। अब इसका रीजन बताता हूं क्यों ऐसा होता है। देखिए, आपको वर्किंग कैपिटल एसेस करनी किसी की, और वर्किंग कैपिटल में हम बोले थे जितना मनी उसके पास आ गया है या अवेलेबल है उसको हटा दीजिए। आप उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो यहां पर ये वाला जो 20 लाख उसके पास क्रेडिट आ चुका है, सपोज कीजिए उसे 80 लाख की रिक्वायरमेंट है, 80 में से इसको पास 20 आ गया, तो आप जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेंगे अगेन 60 करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 80 में से 40 माइनस करके उसे 40 का देंगे। क्यों? क्योंकि 20 तो अभी उसके पास आया ही नहीं। तो जो कैश बजट मेथड है, उस कैश बजट मेथड में आपको जो कंसीडर करना है वो केवल पेड, या इसको टेक्निकली बोलते हैं रियलाइज्ड अमाउंट, या पेड या रियलाइज्ड अमाउंट को ही आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई अभी? बहुत अच्छे क्लियर कर दिया सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जी सर। मतलब कैश बजट को हम वर्किंग कैपिटल में इसलिए यूज करते हैं कि उसमें रियल कैश की बात होती है, और इसमें जो है सेल उसमें 40 लाख की करी है, लेकिन 40 में से उसके पास आया कितना, हो सकता है बाकी 4 मंथ बाद देगा, वो नेक्स्ट ईयर देगा। तो जब नेक्स्ट ईयर देगा तब देखेंगे ना उसको। तो कैश फ्लो में एवरी आइटम, अगर उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया ना तो वो कैश फ्लो में आ जाएगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 90 डे के बाद का रियलाइजेशन का। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं, फिर थ्योरी में आते हैं वापस। तो कैश बजट मेथड की बात हो रही थी, तो उसमें क्या है, कैश फ्लो जो है बोथ कैश और नॉन कैश दोनों को देखता है, और कैश बजट केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही देखता है। कैश बजट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल मेथड यूज कर रहे हैं और उसको नहीं करना चाहते हैं, तभी आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है कैश बजट मेथड। अ कैश बजट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है देखना, वीक, फोर्टनाइट, मंथ और क्वार्टर। जबकि प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड में पूरे ईयर की बात करी जाती है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है पूरे साल की बात करी जाती है उसमें। कैश बजट हैज टू हैव फॉलोइंग स्टेप। अब उसको कैसे करते हैं देखो, कैश बजट में क्या करा देखो, उसमें ध्यान रखना है इसको। एक्चुअल रिसीट पेमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ। तो 3 महीने की बात करी उसने। तो एक्चुअल रिसीट सपोज कीजिए उसके पास 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख हो गई, ठीक। द पोजीशन ऑफ द कैश सरप्लस डेफिसिट इज कंप्यूटेड एज मंथली इंटरवल। अब इस 10 में से उसके पास 10 रिसीव हुआ ना, चलो तो यहां हम बात कर रहे थे कि जो भी रिसीट उसकी हुई है
यहां रिसीवेबल्स की बात नहीं, रिसिट आ गया उसको लिखा। पोजीशन ऑफ कैश सरप्लस और डेफिसिट दोनों हो सकते हैं। जैसे 10 लाख आया, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं 80 लाख का पेमेंट किया, यहां पे 2 लाख का किया, यहां पे 5 लाख का किया, तो ये जो पेमेंट और रिसीट है, यहां पे बात करी हमने रिसीट की, यहां बात करी हमने पेमेंट की, तो ये जो नेट पोजीशन आ रही है तीनों मेथड की, देखो यहां पे आएगा 20, 15, 35 और 45 तो उसे रिसीट हुआ और पेमेंट हुआ उसका 87। तो जो ये 87 हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और सरप्लस इज जनरेटेड फ्रॉम द रिसीट एक्सीड द पेमेंट एंड द कैश डिफिसिट अकर्स इफ पेमेंट आर मोर देन। तो इस वाले केस में क्या है, कैश डिफिसिट है। द ओपनिंग कैश बैलेंस फ्रॉम द, अब यहां एक बात और सुनिए कि पता लगा उसको जब ओपन किया उसने उस दिन का बिजनेस, तो उसके पास 110 लाख का अवेलेबल कैश था, ओपनिंग था, ओपनिंग कैश बैलेंस। यहां वो डेफिसिट में है, कितना डेफिसिट में, -42, ठीक है। तो 110 लाख उसके पास अवेलेबल था, -42 हो गया, तब भी वो किस पोजीशन पे है, सरप्लस पर है। That is generated during the work. The adjusted figure is the closing balance at the end of the first month. अब जो ये इसका, ये एग्जांपल को थोड़ा मैं बोर्ड पे बताता हूं आपको एक बार। जैसे इसने बोला फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश है उसका 60 लाख, ठीक है। यहां पर उसका रिसिट, यहां उसका पेमेंट और यहां उसका बैलेंस आएगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे 10 लाख, 15 लाख, 12, 6, 28, तो 60 प्लस 10, 70 माइनस, यानी इसका बैलेंस में जैसे बैंक में बैलेंस होता है 50 लाख, ये इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग बनेगा तो इसमें आ जाएगा ये इसका 67 माइनस 6 यानी 61, तो क्लोजिंग बैलेंस है। और नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग हो जाएगा ऐसे, तो ये 81 माइनस 8 यानी 73 क्लोजिंग बैलेंस। ये इसने समझाने की बात करी है, इसमें देख लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया इसका, a cash surplus generated during a month result in higher closing cash balance। अगर सरप्लस की बात आती है तो उसमें क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, हायर क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, और अगले मंथ के लिए क्या होगा, वो ओपनिंग होगा। कन्वर्सली अगर कैश डिफिसिट है तो द मंथ वुड बी कॉज ए लोअर लेवल ऑफ क्लोजिंग कैश बैलेंस एज कंपेयर टू द ओपनिंग बैलेंस। तो ये सब सिस्टम इसका बिल्कुल ओपनिंग इस अकाउंट की तरह चलता है। इफ द एंटरप्राइज हैड नेट पोजीशन ऑन बोरोड फंड्स, बोरोड फंड का मतलब होता है वो पैसा कहीं से वो कर रहा है, बोरो कर रहा है। द कंपनी मेंटेन ए कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट, अ कैश सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग अ मंथ ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द बोरोड फंड एट द एंड ऑफ द मंथ। अब सुनिएगा यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा जरा यहाँ पे, यहां से अगर बैंक फाइनेंस मिल रहा है, बैंक का फाइनेंस मिल रहा है, तो बैंक फाइनेंस यहां ये जितने पोजीशन है वो सारी सरप्लस की पोजीशन, सारी क्या है, सरप्लस की पोजीशन है। तो बैंक फाइनेंस वाले उसने लिमिट दे रखी है 50 लाख की, तो ये सब में ऐड हो जाएगा। अगर यहीं पर कोई केस हम थोड़ा चेंज कर लें, यहां पर केस चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पेमेंट में इसको हम 8 को चेंज करके 90 का पेमेंट दिखाते हैं। तो अगर हम 90 का पेमेंट दिखाएंगे, देखिएगा तो यहाँ पे 81 माइनस 90, यहाँ पे -9 शॉर्टेज में आ गए, और 50 लाख की उससे अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे 50 माइनस 9 यानी उसके पास जो सरप्लस बचेगा अल्टीमेटली वो 41 का बचेगा। या ऐसा कह सकते हैं कि ये लिमिट 50 ना होकर के 10 लाख की है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, ठीक।
बहुत सिंपल में वो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस देख लीजिए। अब क्या है देखो, कैश बजट इज देयरफॉर अ प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर अगेंस्ट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज यूजुअली हिस्टोरिकल इन नेचर। अब देखो, जो कैश फ्लो की बात आई थी, तो कैश फ्लो में बोथ आते हैं, कैश फ्लो में बोथ आते हैं, रियलाइजेबल और रियलाइज और अनरियलाइज बोथ। कैश बजट्स आर इसेंशियल फॉर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स इन सिचुएशन। कब एलसी की ओपनिंग करेंगे तो कैश बजट लेंगे, एड हॉक वर्किंग कैपिटल लेंगे तो भी जो है हम इसको कैश बजट मेथड को लेंगे, बिल फाइनेंसिंग करेंगे तो भी कैश बजट को लेंगे, फाइनेंसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तो भी कैश बजट को लेंगे, फाइनेंसिंग सीजनल इंडस्ट्री को तो भी कैश बजट को लेंगे, टी ग्रोइंग को कैश बजट में, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कॉफी, रबर, कार्बन वगैरह। तो ये सारे मेथड्स में कौन सा यूज करते हैं, कैश बजट मेथड यूज करते हैं। इसमें जो ट्रांजेक्शंस हैं वो मनी आ रही है और जा रही है, ठीक है। एडवांटेज की बात अगर करते हैं इसमें कैश बजट मेथड में, तो एडवांटेज में क्या है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमने पढ़ लिया था कि ऑलमोस्ट जो है एक क्वार्टर तक का जो प्रोसेस करते हैं, क्वार्टर तक के जो फाइनेंसिंग नीड देखते हैं उससे करते हैं कैश बजट, इसीलिए इसमें सीजनल बिजनेस सारे लगभग इसी में आते हैं, ठीक है। ऑफर ए वाइबल अल्टरनेटिव एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओरिएंटेड पैटर्न ऑफ क्रेडिट एलोकेशन बाय बैंक। द मेन एडवांटेज क्या है इसमें देखो, द बोरोवर प्लान्स हिज कैश रिक्वायरमेंट इन एडवांस and in case his bank is unable to sanction additional fund, the customer can seek alternative source। तो जब आप पहले से बना ले रहे हैं आपका, तो आपको पता है कि मेरे को अगर बैंक से नहीं मिल पा रहा है, तो बैंक से नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। पहले से अगले नेक्स्ट 3 मंथ का आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है। द बैंकर इज इन क्लोज टच विद द कस्टमर, he would therefore be able to spot any danger signal quickly and initiate corrective action to the time or on time. The banker can plan his resources to meet expected credit demand. Credit planning would thus become a meaningful exercise। तो जो बैंकर है वो अपने रिसोर्स, उसको भी पता लग जाता है कि भैया हमें जो है कितने रुपए वो मांगने आ सकता है ये बोरोवर, क्योंकि इसने ये बना के दे रखा है आपको, तो इसमें पड़ेगा कि 3rd महीने में इसको रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो बैंक भी समझ जाता है कि कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है बेस रेट सिस्टम, और बेस रेट सिस्टम जो है एडवांसेस का इसलिए पार्ट है कि एडवांसेस के जो रेट डिसाइड किए जाते हैं वो बेस रेट सिस्टम प्लस आजकल जो है किससे, जो हमारा आजकल कई बैंकों ने जो है लोन के रेट डिसाइड करने के लिए कौन सा सिस्टम किया है, आपके माइक खोल दी गए, आप आंसर दीजिए। EBLR, RBLR सर, EBLR। देखो पहले होता था PLR के बाद, अब PLR में नाम अलग अलग थे, हाँ, कोई लोग BPLR बोलते थे उसे, प्राइम लैंडिंग रेट। उसके बाद हमारा सिस्टम आया कौन सा, बेस रेट वाला, बेस रेट, ठीक है। उसके बाद एक MCLR, आजकल कई बैंकों ने स्विच कर लिया है, किसमें, रेपो, ठीक है। हाँ, तो रेपो का नाम अभी आप लोग कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट सर, EBLR कुछ ऐसे बोला जाता है। एक्सटर्नल क्यों बोला गया इसे, एक्सटर्नल इसलिए बोला गया है कि ये आरबीआई जो रेपो रेट डिसाइड करता है, आरबीआई बैंकों से एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। उसके बेसिस पे अब वो क्या, ऐसे एग्जांपल जब लोन देते हैं तो लिखते हैं रेपो प्लस या माइनस 2.3% समथिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका लोन रेट रेपो से कम है तो माइनस, और ज्यादा है तो प्लस करेंगे। ऐसे कोई केस होते हैं जिसमें रेपो से भी कम में फाइनेंसिंग होती है, स्टाफ फाइनेंस, DRI में होता हो ना सर, DRI सर, स्टाफ लोन सर, हाँ स्टाफ लोन हो सकते हैं, होता है सर, हो सकते हैं केस, ठीक। लेकिन ये बैंकों को ये जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप अपने एक बेंचमार्क रेट से कम किसको लोन है, मतलब
पार्शियलिटी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी तो करेंगे, अपने स्टाफ के लिए देना हो तो करेंगे, लेकिन अदरवाइज किसी भी टाटा बिरला को आप कम रेट पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें हम बेस रेट में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये जो बेस रेट के कुछ पॉइंट्स है कि कौन कौन से जो रेफरेंस एज पर द आरबीआई गाइडलाइन द फॉलोइंग कैटेगरी लोन कुड बी प्राइस विदाउट, तो कौन कौन से जिसमें बेस रेट या रेपो रेट की बातें आप हटा सकते हैं, वो है आपका डीआरआई स्कीम्स है, अपने एम्प्लॉय को देने वाला है या रिटायर्ड एम्प्लॉय को देने वाला है, और डिपॉजिट के केस में। ठीक है, बेस रेट बीपीएलआर को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस बात हो गई पूरी। बेस रेट का कैलकुलेशन का थोड़ा सा फंडा इसमें दिया हुआ है। इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बेस रेट कैसे डिसाइड होता है। एप्लीकेशन ऑफ बेस रेट वेयर द सबवेंशन ऑफ रिफाइनेंस। अब ये देखो, सबवेंशन और रिफाइनेंस क्या होता है। सबवेंशन का मतलब होता है सब्सिडी एक तरह से, लेकिन ये सब्सिडी अमाउंट की ना होके परसेंटेज रेट की होती है। ठीक है, रिफाइनेंस में क्या होता है कि सपोज बैंक ने किसी को फाइनेंस किया हुआ है 10 लाख रुपीज, और इस 10 लाख के लिए बैंक आरबीआई से 10 लाख ले लेता है, तो आरबीआई ने उस फाइनेंस को रीफाइनेंस करवा लिया अपने आप। तो उसमें देखो, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन की जब बात आ रही है तो वहां पर क्या आता है, क्रॉप लोन में आपको पता है कि सबवेंशन नहीं आता। इन केस ऑफ द क्रॉप लोन अप टू ₹3 लाख तक का है, फॉर विच सबवेंशन इज अवेलेबल, बैंक शुड चार्ज फार्मर्स द इंटरेस्ट रेट्स एज स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरेस्ट रेट सबवेंशन ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट पे दिया जाता है कुछ, ये जनरल क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, और उसमें क्या होगा, ऑल टेनोर के लिए कोई भी आपका एक्सपोर्ट का क्रेडिट का लोन है, सब में इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है। तो सबवेंशन के बाद रीफाइनेंस के कुछ केसेस दिए हुए हैं कि रीफाइनेंस जो है कहाँ कहाँ होता है रीफाइनेंस। तो रीफाइनेंस में अधिकतर जो जिससे रिलेटेड एक्टिविटी होती है उससे होता है। जैसे पहला वाला फाइनेंसिंग ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर फोटोवोल्टिक थर्मल एप्लीकेशन एज पार्ट ऑफ द JNLS मिशन है जो उसमें दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या करता है, तो वेयर रीफाइनेंस ऑफ 2% फ्रॉम द गवर्नमेंट कर रही है 2% का फाइनेंस। ठीक है, और माइक्रो क्रेडिट में कर रही है यहाँ पे नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये रीफाइनेंस कर रही है। कहीं पर हैंडीकैप्ड वाले, जो हैंडीकैप्ड का मतलब है जो फिजिकली डिसेबल्ड कुछ लोग होते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, जो उनको वैसे बोला जाता है कि एक्स्ट्रा एबल बोला जाता है आजकल, कि क्योंकि अगर किसी की आंख काम नहीं कर रही फिर भी वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है उसकी। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें और ये भी फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पर कर्मचारी नेशनल सफाई कर्मचारी ने कुछ रिफाइनेंस कर रखा है। यहाँ पर पैक्स जो बैंक की प्राइमरी एग्रीकल्चर होती है उसको कोई रिफाइनेंस कर रखा है, ये सब कुछ है। ठीक है, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उनसे रिक्वेस्ट है वो सारी क्लास अटेंड करें, क्योंकि तभी तो कुछ समझ में आएगा। जब बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और ये मैं मैडम के लिए नहीं बोल रहा, मेरे लिए भी, अगर मेरा भी या मैडम का कुछ भी समझ में आया तो जरूर सारी क्लास लीजिए। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बार बार चीजों को बताने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब। ठीक है, खासकर से जो JIB में जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, तो वो लोग बहुत कॉशियस हो जाएं, बहुत अच्छा पढ़ लीजिए। CIB आधा ही पूरा हो जाएगा JIB में। ठीक, एक मिनट सर। सर मैं पूछ रहा था, जो अभी वर्किंग कैपिटल के लिए टर्नओवर मेथड आप बता रहे थे, तो वही वाला टर्नओवर मेथड नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था या वो दूसरा है सर? बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। इसकी एक क्लास अभी मैडम लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। टंडन कमेटी, नायक कमेटी ना। यस सर, यस। हाँ बिल्कुल वही है, टर्नओवर मेथड ही नाम है उसका। टर्नओवर मेथड एक लमसम फॉर्मूला है। लमसम फॉर्मूले में क्या है, उसने कहा साहब मैं 50 लाख की टर्नओवर करूंगा, तो 50 लाख की टर्नओवर के हिसाब से उसका 25% कितना बता रहा, 50 लाख के टर्नओवर पे बैंक कितना फाइनेंस करेगा बताइए? 12,25,000।
देखो 50 लाख आप पहले तो आप 25% या तो आप सीधे 25% निकाल के 2 पीस करिए या सीधे ही 20% और 5% निकालिए, एक ही आंसर आ। तो 20 करेंगे 10 लाख तो इसका फाइनेंस होगा और 5 लाख यानी 2.5 उसे वो करना पड़ेगा। Yes, तो sir. आपने जो आंसर बताया गलत होता, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 12.5। ये जो 12.5 आ रहा है ये उसकी आ रही है, क्या आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। फाइनेंस बैंक 20% का है, 5% उसका मार्जिन होगा। Okay, sir.